Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. एंड छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वाला पार्ट शुरू करने से पहले, ये पार्ट कम्प्लीटली हमारे पास्ट को डेडिकेटेड है. तो जो भी लोग पास्ट में इंटरेस्टेड ना हो वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं कोई हेट कमेंट नहीं चाहती. ओके क्योंकि हेट कमेंट कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करते हैं और मैं अभी इस पीक पर डिमोटिवेट नहीं होना चाहती हूँ. सो आई होप आप लोग समझेंगे, ठीक है. अगर बाकी आप जो लोग मेन कपल को सुनना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और ये वीडियो उनके लिए छोड़ दीजिएगा जो इस नावल के पास्ट में भी इंटरेस्टेड हैं, यानी कि सीहुआ और जुन के कैरेक्टर को लेकर और बाकी सारे कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को भी लेकर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. कदम, जिस्म, आत्मा तक भारी हो जाना, चलना या ठहर जाना, सांस लेना भी ऐसा मुश्किल हो गया था. चेहरे का रंग जैसे कहीं खो गया था. जुन वहाँ ऐसे खड़ी थी जैसे मान लो कोई लाश खड़ी हो और सामने तमाशा देख रही हो. वो तमाशा जो उसके जिंदगी को तार तार कर रहा था, सब कुछ जैसे दुश्वार कर रहा था. आज हकीकत उसे बहुत बुरी लग रही थी. लग रहा था ऐसे सपने में सो जाऊं जहाँ से कभी उठ ही ना पाऊं. वो ये देखना नहीं चाहती थी. कभी भी इस सच्चाई को अपनाने के लिए वो तैयार नहीं थी. मन में एक द्वंद चल रहा था कि कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए. क्या वो आगे जा पाएगी? क्या वो हिम्मत कर पाएगी, फेस कर पाएगी, आवाज लगा पाएगी? पर आवाज लगाएगी भी तो किसको? अपने डैड को, जो कि उसे भूल चुके हैं. उस शख्स को जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, या उस अनजान शख्स को जो उन दोनों के बीच में आ गया है? क्या करे वो, क्या करे? इस दुविधा में ही खड़े होकर न जाने कितना वक्त गुजर गया. सवाल बहुत थे. इल्जाम, आरोप लगाने के लिए भी गुनहगार सामने ही खड़े थे, पर किसके ऊपर लगाए जाएं, किससे सवाल पूछा जाए, जब उसे पता था कि दोनों ही सूरत में हार उसी की होनी है. चाहे कोई भी इस सवालों के जवाब देते, जवाब उसे ही तीर की तरह चुभते जो उसकी सांसों को और ज्यादा भारी कर देते. जुन ने अपने कदमों को पीछे किया और इतना तेज भागती रही जब तक कि उसकी सांसों ने उसका साथ नहीं छोड़ दिया. उसके जिस्म ने अपनी सारी शक्ति नहीं खो दी और जाकर जमीन पर इतनी जोर से गिरी कि उसे खुद भी एहसास नहीं था कि चोट किस वक्त कहाँ ज्यादा लगी थी. उसके शरीर पर, उसके दिल पर या उसकी आत्मा पर. आंखों में से आंसू ऐसे बह रहे थे जिसका कोई रोक नहीं था, समंदर नहीं था, जैसे पूरी की पूरी तूफान आज बाहर आ गया था. वो टूट गई थी, बिखर गई थी इतने टुकड़ों में जिसे जोड़ा नहीं जा सकता था. वो चिल्ला रही थी, इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज वहां उस कांपती हुई हवा में गूंज गई थी. जिसने उसे उस वक्त देखा, उस वक्त सभी का दिल दहल गया था, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस टूटी हुई, बिखरी हुई लड़की के पास जाकर उसे संभाल सके. और संभालता भी कैसे? जुन ने खुद को एक शैल में बंद कर लिया था, एक ऐसे शैल में जहां से वो बाहर नहीं आ सकती थी. वहीं दूसरी तरफ जिस घर से जुन भागी थी वो किसी और का घर नहीं था, बल्कि वहां सीहुआ खड़ी थी. जुन के वहां से जाते के साथ ही सीहुआ को एहसास हुआ जैसे मान लो उसके गाल पर कोई हवा का झोंका आकर बहुत तेजी से लगा हो. उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा. उसका दिल बहुत तेजी के साथ धड़क रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे कि मान लो उसकी आत्मा पर आकर कुछ छुआ हो, कुछ बहुत तेज से लगा हो. दिल में एक दर्द था एक करीबी की चोट पहुंचने का. वो बेचैन हो गई. वो इधर उधर देखने लगी उस शख्स को जिसकी वजह से उसे इतना अजीब महसूस हो रहा है. वो उस हवा के झोंके का पीछा करना चाहती थी जिसने उसे बेचैन कर दिया. पर एकाएक उसकी मॉम ने उसे पीछे से आवाज लगाई, सीहुआ डार्लिंग वहां क्या कर रही हो? सीहुआ भी अपने जैसे होश से बाहर आई हो. उसने हिचकते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, आप चाय पीजिए. ये कहते हुए वो चाय की ट्रे लेकर आगे बढ़ गई और वही ट्रे रख दी. वो कपल तो बातों में मशगूल हो गया था, अपनी चाय की चुस्कियों में बिजी हो गया था, पर सीहुआ वहां ऐसे बैठी हुई थी जैसे मान लो उसके शरीर से जान निकल चुकी हो. वो बहुत बेचैन थी. आंखों से हल्के से आंसू भी जैसे बाहर आ गए थे. पता नहीं क्यों उसे आज जुन की बहुत याद आ रही थी. जुन का चेहरा उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था. उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, जुन तुम ठीक तो हो ना? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि तुम्हें मेरी जरूरत है. माय डार्लिंग, मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है, पर मैं क्या करूं? मुझे पता है कि मैं यहाँ कैसे जी रही हूँ, पर मैं मजबूर हूँ, बहुत ज्यादा मजबूर हूँ. ये कहते हुए सीहुआ ने अपनी आंखों को बंद कर लिया. अब थोड़ा सा सीहुआ का पास्ट जानते हैं कि आखिरकार सीहुआ यहाँ तक पहुंची कैसे.
ये उस वक्त की बात है जब सिवा को एक एड्रेस मिला था। ये एड्रेस उसे ऑर्फनेज से मिला था। ये उसकी मॉम का एड्रेस था। ऑर्फनेज वालों ने उसे इस रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी मॉम से जाकर मिले, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके बाद सिवा अब्रॉड आ गई। वो उस एड्रेस पर पहुंची जहां उसकी मॉम थी, पर वो एड्रेस उसे कहीं और ले गया और वो था हॉस्पिटल का आईसीयू। जैसे ही सिवा वहां पहुंची, आईसीयू के बाहर एक लेडी खड़ी हुई थी। वो कुछ केयरटेकर जैसी लग रही थी। जैसे ही उस लेडी को एहसास हुआ कि पीछे कोई एक शख्स है, उसने पीछे मुड़कर देखा। दोनों एक दूसरे को कुछ मिनट तक ऐसे ही देखते रहे। उसके बाद सिवा ने कहा, क्या अंदर मिसेस लिन है? जैसे ही उस केयरटेकर ने सुना, उसने कहा, हाँ अंदर मिस लिन है, पर आप कौन? सिवा ने कहा, मैं सिवा हूँ। जैसे उस केयरटेकर ने ये आवाज़, एक नाम सुना, उसने तुरंत आकर सिवा को गले लगा लिया। उसने कहा, थैंक गॉड स्वीट हार्ट, तुम वापस आ गई। तुम्हारी मॉम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। वो तुम्हें याद कर रही हैं, तुम उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आओगी। कहते हुए जब सिवा ने उस लेडी को खुद से अलग किया तो उसने कहा, आपका मतलब क्या है? उस लेडी ने कहा, तुम्हारी मॉम कैंसर की 3rd स्टेज पर है। डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। वो बस तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हें देखना चाहती थी। माय डियर, माय स्वीट हार्ट, प्लीज़ अपनी मॉम के साथ रहो। उनके पास कुछ ही समय है, प्लीज़ उनके साथ रहो। ये कहते हुए वो लेडी सिवा के हाथ पकड़कर बहुत कुछ कहने लगी, पर सिवा की जैसे पूरी दुनिया हिल चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ सरप्राइज देखेगी। इतने सालों के बाद तो उसे वो शख्स मिला था जिसे वो माँ कह सकती थी, और उस पर भी ये चीज़ बहुत अलग थी। वक्त कितना क्रूअल हो सकता है ना इंसान के साथ। सिवा बस वहाँ पर रोती हुई खड़ी रह गई। उसके बाद जब वो अपनी मॉम से मिली तो उसे बहुत सारे सरप्राइज मिलने बाकी थे। वो लोग हॉस्पिटल से घर आ गए थे। घर में सिवा अपनी मॉम की केयर कर रही थी। वो अभी यहाँ कुछ पास्ट की बात नहीं करना चाहती थी। दोनों माँ बेटी वहाँ बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक अनजान शख्स की एंट्री होती है। उसने आकर मिस लिन को गले लगा लिया। वो एक बहुत ही ज़्यादा वार्म हक था, बिल्कुल एक ऐसा हक जो एक कपल देता है एक दूसरे को। जब सिवा ने अपनी मॉम को इतनी इंटिमिडेटिंग पोजीशन में देखा तो वो एकदम से पीछे हो गई। उसने कहा, मॉम। मिस लिन ने कहा, आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, बट मैं शादी कर चुकी हूँ, मैं मैरिड हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं। जैसे ही सिवा ने उस शख्स को देखा तो उसके पैरों के तले से ज़मीन निकल चुकी थी। वो और कोई नहीं थे बल्कि जुन के फादर थे। सिवा उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी। सिवा का पूरा बचपन जुन के घर में ही गुजरा था और अपने सामने इस शख्स को देखकर कोई क्या कह सकता था। दोनों के ही चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे, सिवा का भी और सामने खड़े हुए उस शख्स का भी, जिसका नाम वुजीन था। वुजीन भी सिवा को देख रहा था। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ भी कहे, क्योंकि सामने जो लेडी थी वो लेडी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थी। पर सिवा ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपने कदमों को पीछे किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भागने लगी। वो पीछे इतनी ज़ोर से भागने लगी जैसे मान लो उसकी ज़िंदगी वहीं पीछे छूट गई हो और वो नई सांसों के लिए भाग रही हो। उसको ऐसे भागते हुए देखकर मिसेस लिन कुछ कहना चाहती थी, पर वुजीन ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। उन्होंने कहा, शायद उसे स्ट्रेस लगा होगा। स्वीटहार्ट, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। ये कहते हुए वुजीन भी अब सिवा के पीछे भागने लगा। लिन बस आश्चर्यचकित होकर ये देख रही थी। उसे नहीं पता था कि सिचुएशन क्या है, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं थी कि अपनी बेटी का पीछा कर पाए। वहीं सिवा भागते भागते गार्डन में आ चुकी थी। वो वहीं गार्डन में ज़ोर से गिर गई। वो रोने लगी, वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उससे इतनी बड़ी गलती हो गई जिस गलती का कोई सुधार नहीं है। उसकी फ्रेंड बार बार उसके जहन में जुन का चेहरा मंडरा रहा था, उसका वो खिलखिलाता चेहरा, उसकी वो फैमिली पोर्ट्रेट। ऐसा लग रहा था कि इन सब चीज़ों के लिए वही गिल्टी है। वो क्या करे। वो बस ज़मीन में, कभी आसमान में, कभी इधर उधर देखकर बस कोई सॉल्यूशन सोचने की तलाश कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी नम और फ्रोजन थी। वुजीन ने जैसे ही पीछे से आकर सिवा के कंधों पर हाथ रखा, सिवा ने तुरंत अपने आप को पीछे किया। उसने वुजीन के चेहरे की तरफ देखते हुए उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था। वुजीन बस सिर्फ अपने गालों पर हाथ रखता हुआ रह गया। सिवा ने चिल्लाते हुए कहा, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारी फैमिलियों को तबाह करने की? मैं क्या करूं? ये कहते हुए वो चिल्लाने लगी। वुजीन ने कहा, शांत हो जाओ सिवा, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी मॉम है। सिवा ने कहा, तो सो व्हाट, अगर तुम्हें नहीं पता था कि वो मेरी मॉम है, इससे क्या फर्क पड़ता है? पर वहाँ तो तुम्हारी एक फैमिली है ना, उस फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। वहाँ तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम कैसे धोखा दे सकते हो अपनी वाइफ को? यहाँ आके तुमने अपनी नई फैमिली बना ली। सिवा लगातार वुजीन को कर्ज कर रही थी और वुजीन सिर्फ सिवा को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शांत हो जाओ प्लीज़ सिवा। सिवा ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ और कर दूं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कहते हुए उसने उसकी कॉलर को पकड़ लिया।
वुजीन ने कहा, शांत हो जाओ सिहुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट जो तुम्हारी मॉम से प्यार है, आई लव हर। ये कहते हुए जैसे ही उसने वो कहा, सिहुआ ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर मारा। सिहुआ हमेशा से इस इंसान की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उसे एक बिल्कुल फादर फिगर की तरह देखती थी, पर आज उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस इंसान को थप्पड़ मार रही है, पर ये इंसान थप्पड़ के लायक है। सिहुआ ने कहा, चुप हो जाओ, तुम प्यार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत को वहाँ छोड़कर, अपनी पूरी फैमिली को वहाँ छोड़कर तुम किसी और से प्यार होने का दावा कर रहे हो। अपने हाथों में पहनी हुई इस रिंग के बारे में तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम कितने सारे सपनों को तोड़ रहे हो। मैं क्या करूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों में मैं ही सबसे ज़्यादा गिल्टी हूँ। ओह माय गॉड, मैं कैसे जुन को फेस करूँगी। ये कहते हुए सिहुआ वहीं गिर गई। उसने अपने पूरे चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। वो जिनको कॉल लगाए, बताए उसे कि उसके फादर यहाँ कर रहे हैं, वो कैसे बता सकती है? आखिर उसकी मॉम भी तो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। वो जिन उसके पास आकर फट गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए कि तुम मेरी बात को समझो, पर सीरियसली आई लव हर। मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। आज उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम जानती हो ना कि वो कैंसर की 3rd स्टेज पर है, और मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम उसे कुछ ना बताओ। सिहुआ ने कहा, सीरियसली तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस गंदे खेल में मैं तुम्हारा साथ दूँ? वजीन ने कहा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम जिनको नहीं बता सकती, तुम किसी को भी नहीं बता सकती। मैं बस अभी तुम्हारी मॉम के साथ रहना चाहता हूँ, उसके बाद हम चीज़ों को सुलझा लेंगे, ठीक है? प्लीज़ अभी कुछ मत खाओ, वरना तुम आज अपनी मॉम को खुद अपने हाथों से मार दोगी। अब यहाँ पर वजीन सिहुआ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था। सिहुआ के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस वक्त किसी भी पोजीशन में वो चली जाए, दोनों तरफ से उसी का मरना है। क्या वो अपनी दोस्त को संभाले या उस माँ को जो उसे अभी अभी मिली है, और उस पर भी एक ऐसी खबर उसके सर पर तलवार की तरह अटक रही है जो उसकी माँ की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। वाकई में किसी पेशेंट को ये खबर नहीं दी जा सकती। इस वक्त सिहुआ एक ऐसे दौराहे पर खड़ी थी जहाँ वो किसी भी दिशा में चली जाए, हर तरफ उसी की हार थी। सिहुआ ने कहा, यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद वजीन वहाँ से चला गया और वक्त आगे गुजरने लगा। सिहुआ ने अपने लिप्स को टाइट कर लिया था। उसने हर तरह से अपने आप को बंद कर लिया था। वो कोई भी खबर नहीं लेना चाहती थी एक तरीके से, इसीलिए उसने जुन को बॉयकॉट कर दिया था। उसने अपने फ़ोन नंबर को भी चेंज कर दिया था ताकि उसे कोई कॉन्टैक्ट ना कर पाए। जब लिन ने सिहुआ को इस तरीके से आंखें बंद करते हुए देखा तो उसने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, सब कुछ ठीक तो है? एक पल में सिहुआ अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मॉम, हाँ मैं ठीक हूँ। लिन ने कहा, लग नहीं रही हो, तुम्हारा पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ है। सिहुआ ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी टेंशन है। यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे जाना होगा, बस यही सोच रही थी मैं। लिन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वजीन है ना। ये कहते हुए लिन तो वजीन की तरफ देखने लगी और सिहुआ वहाँ से उठकर चली गई। सिहुआ ने अपने मन में कहा, जुन, बस कुछ समय मेरा इंतज़ार करना, मैं लौटूंगी तब मैं तुमसे बात करूंगी, क्योंकि ये बात फ़ोन पर नहीं हो सकती। मैं तुम्हें बैठकर सब कुछ बताना चाहती हूँ, बस मेरा इंतज़ार करना। पर क्या वक्त किसी का इंतज़ार कर सकता है? नहीं। हाँ, वक्त गुजरा, 2 महीने बीत गए और इन 2 महीनों ने लगभग सबकी ज़िंदगियों में तबाही ला दी थी। पर किसी की ज़िंदगी में तबाही लाई थी तो वो थी जुन एक ऐसी शख्स बन चुकी थी जिसे अगर कोई देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा। जुन ने पूरी तरीके से अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। क्लबिंग, नाइट आउट, ड्रिंक्स, ड्रग्स, बस यही उसकी अब पहचान बन चुकी थी। उसने अपने आप की पूरी शख्सियत को, ये समझ लो, शराब की बोतल में डुबा दिया था। ड्रग्स हमेशा उसके सर पर हावी रहते थे। वो रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने एक ऐसे रास्ते का सहारा लिया जहाँ उसे सुध में रहने की ज़रूरत नहीं थी। बेहोशी में, हर वक्त बेहोशी में, कोई उसके करीब भी आना चाहता तो सबको वो दूर कर देती। वो एक ऐसी शख्स बन चुकी थी जो सिर्फ शराब या ड्रग्स के नशे में ही चल रही थी। दिन की शुरुआत रात के नशे से होती और बीतते बीतते वापस वो क्लब में पहुंच जाती। नाइट आउट, हर वक्त नाइट लाइफ जो थी वो उसके ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी थी। 2 महीने ने जुन को पूरी तरीके से बदल दिया था। वो खिलखिलाती हुई, वो मुस्कुराती हुई मासूम सी लड़की जैसे कहीं खो गई थी। वक्त की रफ्तार ने ऐसे थप्पड़ मारे थे कि जुन उससे उभर ही नहीं पाई। कोई चाहकर भी उसे संभाल नहीं पाया। सब उसकी बर्बादी का तमाशा दूर खड़े होकर देख रहे थे। और इसमें जियांग फेंगमिया थे जिनका दिल बहुत टूट रहा था। वो शख्स उसके करीब जाना चाहता था। अपने प्यार को ऐसे बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते थे? सब ने बहुत कोशिश की, पर जुन ने कम्प्लीटली अपने आप को आइसोलेट कर दिया था, कोल्ड कर लिया था। वो जुन नहीं थी। जुन वो थी जो अब किसी को भी नहीं पहचानती थी, किसी से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी।
यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम आने वाले थे। सभी लोगों ने पूरी कोशिश कर ली थी कि जुन इस एग्ज़ाम में शामिल हो, पर जुन ने जैसे अपने फ्यूचर पे फुली गिव अप कर दिया था। वो एग्ज़ाम देने नहीं जाना चाहती थी। उसे ये भी होश नहीं था कि वो अगर एग्ज़ाम नहीं देगी तो इतनी सारी की हुई मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी, उसे डिग्री नहीं मिलेगी। जियांग फेंगमिया अपनी हर पूरी कोशिश कर चुके थे, लैन वैन हुआ भी कोशिश कर चुके थे, पर लैन वैन हुआ की दुविधा तो अलग ही थी। वो इस वक्त सी हुआ और जुन दोनों के बीच में डील कर रहे थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए। एक तरफ एक ऐसी लड़की थी जिसे वो अपनी बहन की तरह देखते थे, और एक तरफ वो शख्स था जिससे वो प्यार करते थे। हाँ, वो सी हुआ से प्यार करते थे। फिलहाल उन्होंने इस वक्त सी हुआ के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, इसलिए लैन वैन हुआ अब्रॉड चले गए थे। जियांग फेंगमिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और यू चैन जियांग फेंगमिया के करीब आना चाहती थी, तो जियांग फेंगमिया को उसने अपनी तरफ कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ जुन पूरी तरीके से लोनली हो चुकी थी। और एक शख्स था जो कंटिन्यूसली इस वक्त उसका साथ देने की कोशिश कर रहा था। वो और कोई नहीं था बल्कि शाओवी था। शाओवी इस वक्त जुन के साथ रहने की कोशिश कर रहा था, उसके पास जाना चाहता था। जब भी वो सोबर होती थी तो जुन केवल शाओवी से ही बात करती थी। वो दोनों करीब आ गए थे, अच्छे दोस्त बन गए थे। बहुत बार शाओवी ने कोशिश करी जुन को समझाने की, पर जुन हमेशा उनसे ये कहती थी कि मेरा दुख बहुत है और मैं इस दुख को याद नहीं करना चाहती, इसे भूलना चाहती हूँ, इसीलिए क्लब करती हूँ। पर जब भी मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। पर जब शाओवी उसके ऐसे आंसू देखते थे तो उन्हें भी ऐसा लगता था कि शायद शराब कुछ हद तक इसके इस आंसू को कम कर दे। लेकिन उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा, और जुन भी अपने सामने बैठे हुए शख्स के अंदर किसी ऐसे शख्स को देखने लग गई थी जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रह सके, एटलीस्ट इमोशनली तो, क्योंकि रिश्तों पर से तो उसका विश्वास उठ चुका था और वो किसी भी रिश्ते को अब अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहती थी। ये बात शाओवी भी समझ चुके थे, इसीलिए वो भी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करना चाहते थे, चाहे वो अपने मन में कुछ भी ख्यालात रखते हों। पर वो फिलहाल अपने इस दोस्त को, अपने इस बिखरी हुई लड़की को संभालना चाहते थे, यही उनके लिए काफ़ी था। फाइनली वो दिन आ गया था जब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू हो गए। शाओवी ने बहुत कोशिश कर जुन को मना लिया था और जुन भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो गई थी। वहाँ से सी हुआ भी वापस आ चुकी थी। सी हुआ को सब कुछ पता चल गया था कि जुन की मॉम एक्सपायर हो चुकी हैं, और अब तो उसका गिल्ट और ज़्यादा बढ़ चुका था। वो जुन के पास भागते हुए जाना चाहती थी, पर सामने जो जुन खड़ी थी वो बिल्कुल अलग थी। सी हुआ इस जुन को नहीं पहचानती थी। जैसे ही जुन ने सी हुआ को देखा वो एकदम से रिजेक्ट हो गई, अवॉइड करते हुए एग्ज़ाम देने के लिए चली गई। एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं हुए तब तक सी हुआ ने हर मुमकिन कोशिश करी कि वो जुन के करीब आ सके, पर जुन ने कोई मौका नहीं दिया। लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन फाइनली सी हुआ ने जब जुन का हाथ पकड़कर उससे कहा, जुन मुझसे बात करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो सी हुआ ने खींच कर जोरदार थप्पड़ सी हुआ के गालों पर मार दिया। पूरा कॉलेज ये तमाशा देख रहा था। जुन ने कहा, दूर रहो मुझसे, और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा हाथ छूने की। सी हुआ को कुछ समझ नहीं आया। उसे नहीं पता था कि जुन उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। उसे लगा शायद वो इतने दिन उससे दूर थी, उसकी मॉम के फ्यूनरल में नहीं आ पाई, शायद इसलिए, क्योंकि सी हुआ को कोई अंदाज़ा नहीं था कि जुन को पता हो सकता है उसके फादर के बारे में। सी हुआ ने बहुत कोशिश करी जुन के करीब जाने की, पर जुन ने कम्प्लीटली सी हुआ को अवॉइड कर दिया, डिसरिस्पेक्ट करके उसे दूर कर दिया। वो फाइट बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उन दोनों के बीच में ऐसी दरार आ गई जिसे कभी नहीं भरा जा सकता था। सी हुआ ने कहा, मेरी बात सुनो प्लीज़ जुन, आई बेग यू, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, आज मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जुन ने कहा, आई एम सॉरी माई फ्रेंड, बट अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। जैसे ही जुन ये कहकर आगे बढ़ गई, सी हुआ वहीं पर रोने लगी। पीछे से लैन वैन हुआ ने आकर उसको थाम लिया। आज सी हुआ को एहसास हो गया था कि उसने वाकई सब कुछ खो दिया। आज उसने अपनी जुन को, अपनी जान को खो दिया, अपने प्यार को खो दिया। इसके बाद जैसे ही फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, सी हुआ के सामने एक अपॉर्चुनिटी थी। इस अपॉर्चुनिटी में उसे फ़ॉरेन जाने का मौका मिलने वाला था। वो वहाँ फ़ॉरेन जाकर अपनी पढ़ाई कर सकती थी, और उसके पास यहाँ कुछ बचा भी नहीं था। तो ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फाइनेंशियली भी अब उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था उसकी मॉम के अलावा, तो उसने ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर ली। आखिरी बार जाने से पहले उसने जुन से बात करने की पूरी कोशिश की थी, पर जुन ने तो अपने आप को कम्प्लीटली एक ऐसे शेल में बंद कर लिया था जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता था। सी हुआ भी नहीं। सी हुआ भी दूर खड़े होकर जुन की ऐसी हालत देख रही थी। वो खुद भी टूटी हुई थी, बहुत गिल्टी महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दोस्त की ये जो हालत है, उसके प्यार की जो ये हालत है, ये उसकी वजह से है। तो इसलिए अगर वो यहाँ सांसें लेगी तो यहाँ जी नहीं पाएगी। इसीलिए लैन वैन हुआ के कहने पर सी हुआ अपनी हायर स्टडी के लिए लैन वैन हुआ के साथ जा चुकी थी। 3 साल का लंबा वक्त गुजर गया। 3 साल में सी हुआ ने अपनी हायर स्टडी को कंप्लीट कर लिया था। इन
3 साल में सीहुआ ने अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत अच्छा मकाम हासिल किया था। वहीं जुन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा था। उसने सब कुछ देखा, तबाह होते हुए, अपनी पूरे बिजनेस को कोलैप्स होते हुए देखा, अपनी नज़रों के सामने एक एक चीज़ को बिकते हुए देखा। वो अपने ऐसे पैरों पर आ गई थी जहाँ से खड़े होना सिर्फ यही एक ऑप्शन रह गया था उसके पास, क्योंकि जीने के लिए, सांसें लेने के लिए, पेट भरने के लिए उसे अब खुद मेहनत करनी होगी। ये चीज़ जुन ने इन सालों में सीख ली थी। इसीलिए 3 सालों में ऐसी शख्स बन गई थी जुन, जो बिल्कुल पत्थर की तरह थी। नो इमोशंस, नो रिलेशंस, नो इनोसेंस, कुछ भी नहीं था अब जुन के पास। वो एक एम्बिशियस लेडी थी जो सिर्फ अपने फ्यूचर को चेस करना चाहती थी, इस पूरे चाइना के ऊपर राज करना चाहती थी। बस यही उसकी लाइफ का मोटो हो चुका था। एक आइसोलेटेड कोल्ड लेडी, एक ऐसी लेडी जो कि रूल करती थी बिजनेस वर्ल्ड में। उसकी शख्सियत को सब लोगों ने सलाम किया था। बहुत ही छोटी सी उम्र से एक लड़की उठी थी जिसने अपने खुद के पैरों पर खड़ा होकर एक ऐसे बिजनेस को एस्टैब्लिश किया था जिसने बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों को छुआ था। पर इस जर्नी में जो 2 पिलर उसके साथ हमेशा खड़े थे, वो थे जियांग फेंगमियान और दूसरा था शाओवी। शाओवी उसका इंटरनल सपोर्ट था। ये समझ लो, इनर से अगर जो भी ताकत उसे मिलती थी वो शाओवी देता था, और उसका एक्सटर्नल सपोर्ट थे वो जियांग फेंगमियान थे। कंधे से कंधा मिलाकर वो हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। जुन के लिए ये 2 शख्स ऐसे थे जो उनकी जीने का कारण थे। भरोसे का मतलब अगर कोई जुन से पूछेगा तो वो सीधा सीधा जियांग फेंगमियान का नाम लेगी, और अगर प्यार का या दोस्ती का मतलब कोई उससे पूछेगा तो वो पहले तो घबराएगी, थोड़ा सा हेजिटेट होगी, पर उसे भी पता है कि ये नाम वो शाओवी को देगी। पर ये बात वो अपने लफ्ज़ों से बाहर नहीं निकालेगी, क्योंकि अब उसने प्यार करना छोड़ दिया है। अब वो रिश्ते में किसी को बांधना नहीं चाहती, भरोसा नहीं करना चाहती। वो प्यार कर सकती है, पर उस प्यार को निभाना वो अब नहीं जानती, क्योंकि वो लड़की अब अपना मुस्कुराना भूल चुकी है। क्योंकि उसकी आत्मा जो टूटी है, उसका एक टुकड़ा अभी भी सीहुआ के पास है, और वो ना चाहते हुए भी उस टुकड़े के लिए तड़पती है। चाहती है कि वो सीहुआ को गले लगाए, पर वो नहीं पहुंच सकती। मजबूरी ऐसी है। इसीलिए बेहतर है कि खुद को पत्थर की तरह बना लो। इसीलिए वो अब कोई भी इमोशंस दिखाती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप नए प्यार को पहचानते हो पर पुराने प्यार को भूल नहीं सकते। पुराना प्यार अभी भी आपके जिस्म में सांसों की तरह बहता है, दिल में एक दर्द की तरह चुभता रहता है। पर नया प्यार जो है वो दिल को धड़कन दे रहा है। इस दुविधा में आप हमेशा फंसे रहते हो। नए प्यार को मौका तो देते हो पर पुराने से पीछा नहीं छुड़ा पाते। यही हाल इस वक्त जुन का था। वो सीहुआ को अपने पुराने प्यार की तरह अपने जिस्म में महसूस करती थी, और शाओवी को अपने नए प्यार की तरह देखती थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोनों ही सूरत में उसे घुटन होती थी। यूं इस तरीके से बटा हुआ प्यार वो शाओवी को नहीं दे सकती थी। वो उसे कोई उम्मीद नहीं दे सकती थी, ऐसी उम्मीद जिससे वो खुद गुजर चुकी है। वो ऐसा दुख और दर्द शाओवी के हिस्से में नहीं दे सकती थी। इसीलिए जब शाओवी ने बहुत हिम्मत कर जुन को प्रपोज किया था, उसके बाद भी जुन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त जुन चिल्लाकर हाँ कहना चाहती थी, हाथ थामना चाहती थी उस शख्स का जिसने उसे इतने सालों तक संभाला, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, पर नहीं, वो इस प्योर शख्स का दिल नहीं तोड़ सकती। वो नहीं उसे ऐसा दर्द दे सकती जो सिर्फ उसे चुभेगा। वो नहीं दे सकती उसे वो जो उसके हिस्से में आया है। इसीलिए उसने बेहतर यही समझा कि वो उस रिश्ते को नहीं बढ़ाए, ना ही कोई मौका दे। और अगली सुबह जब जुन उठी थी तो उसे एक लेटर मिला था। वो लेटर जब उसने खोला तो पढ़ते पढ़ते जैसे उसकी ज़िंदगी से एक और जान बाहर निकल गई थी। हाँ, शाओवी उसे छोड़कर जा चुका था। शाओवी ने उस लेटर में लिखा, माई डियर जुन, आई लव यू स्वीट हार्ट, एंड मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर तुमने मुझे मौका देने के लिए मना कर दिया। मैं जानता हूँ तुम्हारी भी मजबूरी रही होंगी, तुम्हारी भी दुख तकलीफ़ और परेशानी होंगी। इसीलिए मैं तुम्हें अब कोई होप नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, तुम्हें घुटन नहीं देना चाहता। तुम दोस्त चाहती हो तो मैं तुम्हें दोस्त की तरह हमेशा अपनाऊंगा। कोई भी दुख तकलीफ तुम्हारी ज़िंदगी में आए, कभी भी बेहिचक होकर मुझे कॉल कर सकती हो, पर मुझे अब अपने देश लौटना होगा। एक आखिरी गुड बाय कहते हुए लेटर ख़त्म हो चुका था। जैसे ही जुन ने वो लेटर बंद किया, उसे लगा कि अब एक और शख्स उसकी ज़िंदगी से जा चुका है, और वो एक बार फिर टूट गई। जो कंपनी जुन ने इस्टेब्लिश की थी, उस कंपनी के अंदर सिर्फ जियांग फेंगमियान नहीं थे, बल्कि जिन और यूचैन भी थी। यूचैन इन बीच में जिन की दोस्त बन चुकी थी, क्योंकि जिन और यूचैन दोनों की सोच एक जैसी थी। जिन जो कि ज़ूचाओ को पसंद करती थी, और ज़ूचाओ जो था वो जुन को पसंद करता था। ज़ूचाओ हमेशा जुन के करीब आने की कोशिश करता था, उसे खुश करने की कोशिश करता था। वो भी एक बिजनेसमैन था, उसके पास भी वैन एम्पायर था,
और यू चैन जो थी वो जियांग फेंगमियांग के पास आना चाहती थी, इसीलिए उन दोनों की दोस्ती तो होना बनता था। इन सालों में जुन ने जितनी उड़ान ऊंची भरी थी, इन सब लोगों से, इन सब उड़ान से लोग जितने ज़्यादा इंस्पायर हुए थे उतने ज़्यादा चले भी थे। जेलसी हमेशा वही लोग देते हैं जो आपके करीबी होते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि एक उसकी बहन थी और एक उसकी सेक्रेटरी थी। सेक्रेटरी यू चैन थी। जुन ने यू चैन को अपना सेक्रेटरी रख लिया था क्योंकि यू चैन जियांग फेंगमियांग की अच्छी दोस्त थी और जुन जियांग फेंगमियांग पे भरोसा करती थी, इसीलिए उसने यू चैन को अपना सेक्रेटरी रख लिया था। पर उसे क्या पता था कि उसने अपने ही आस्तीन में सांप पाल रखे हैं, एक ऐसा सांप जो उसे बहुत बुरी तरीके से टसने वाला है। यू चैन ने बहुत बारीकी से सब कुछ स्टडी किया था। वो एक बहुत ही शार्प माइंडेड लड़की थी, इसीलिए उसने किसी भी खेल के अंदर कदम रखने से पहले अपने सारे कैरेक्टर को जान लिया था, समझ लिया था, पहचान लिया था। उसका सिर्फ एक ही गोल था और वो था जियांग फेंगमियांग। एक तरीके से ऑब्सेशन जो होता है किसी के प्रति वो था, क्योंकि यू चैन को ऐसा लगता था कि इस जिंदगी में उसे अगर कोई प्यार दे सकता है तो वो यही एक शख्स है, रिस्पेक्ट जो दे सकता है वो यही एक शख्स है, जो उसे पूरा कर सकता है वो यही एक शख्स है, और जो है जियांग फेंगमियांग। इसीलिए उसने बहुत ही बारीकी से सबसे पहले अपनी दोस्ती जो की वो जिन से की। जिन थोड़ी सी कान की कच्ची थी, इसीलिए उसकी बातों में आ गई, और वैसे भी उसके पास भी अपना एक अलग मोटिव था जिन से नफरत करने का, जो था जू चाओ। और जू चाओ यू चैन का भाई था, तो कहीं ना कहीं यू चैन को जिन को अपने करीब करना मुश्किल नहीं था। इसके बाद क्या था, यू चैन ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की। वो जिन के इतना करीब आ गई कि अब उसकी सेक्रेटरी बन चुकी थी, उसका दाहिना हाथ, उसकी सारी सब कुछ उसी की मुट्ठी में रहता था। जिन कब क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसकी दवाइयों से लेकर उसके खाने तक सब कुछ यू चैन को पता चल चुका था। जिन एंटी डिप्रेशन पिल लेती थी, क्योंकि जो कुछ भी था उसने उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया था। एक बहुत लंबा इलाज चला था उसका, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी। तो ड्रग से बाहर निकलने के लिए वो रिहेबिलिटेशन सेंटर भी गई थी, और वहाँ से जो कुछ भी उसकी दवाइयाँ थी वो उन दवाइयों पर ही थी, और ये सारी दवाइयाँ यू चैन को पता चल चुकी थी। तो एक तरीके से सारी कमांड अब उसके हाथ में थी। यू चैन ने देखा था किस तरीके से जियांग फेंगमियांग अभी भी इस उम्मीद में है कि जुन उन्हें मौका देगी। वो उसे बहुत प्यार करते हैं, सच में बहुत प्यार करते हैं, और वो ये प्यार अब अपने लिए चाहती थी। इसीलिए उसके सामने बस सिर्फ एक जो रास्ते का पत्थर था वो जुन थी, और जुन को रास्ते से हटाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही जो ऑप्शन बचता था वो था जुन को बर्बाद करना। सब कुछ इस तरीके से करना कि किसी को शक ना हो और जुन उनकी जिंदगी से बाहर निकल जाए। इसीलिए उसने जुन की दवाइयों के साथ अदला बदली करनी शुरू की। उसने धीरे धीरे जुन की दवाइयों में ऐसी दवाइयाँ शामिल करना शुरू किया जो धीरे धीरे उसके कंट्रोल को लूज कर सके। वो उन दवाई के कंट्रोल में रहे, एडिक्टेड रहे अब उन दवाइयों की, और इन दवाइयों ने भी बहुत अच्छा असर किया था। अब जुन कंप्लीटली आइसोलेटेड हो चुकी थी, कोल्ड हो चुकी थी। जितनी बात वो पहले जियांग फेंगमियांग से करती थी अब वो भी नहीं करती थी, क्योंकि एक ऐसी चिड़चिड़ाहट हमेशा उसके दिमाग पर सवार रहती थी जिसने उसे कंप्लीटली एल्कोहलिक बना दिया था, वर्क एल्कोहलिक। वो हर वक्त काम में डूबी रहती थी, हमेशा जहन में एक धुन सवार रहती थी, वो थी काम करने की, एक ऐसे मकाम पर पहुंचने की जहां से वो दुनिया को दिखा सके कि वो क्या है। अब उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। धीरे धीरे वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसका शरीर कमज़ोर हो रहा था, नींद नहीं आती थी, हमेशा चिड़चिड़ाहट रहना, हल्का हल्का बुखार उसके शरीर को रहना। पर वो दवाइयों की लत बहुत बुरी थी। दिन में 2, 4, 6, 8 दवाइयाँ तक हो चुकी थी, और सबको इतना दूर करते करते अंत में ऐसा हुआ कि उसके पास कोई ऐसा रहा ही नहीं जो उसका ख्याल रख सके। एक ऐसा दीवार थी जिसके इस पार कोई भी नहीं आ सकता था, और इस बार जुन धीरे धीरे कर तबाह हो रही थी, और इन सब का तमाशा जो देख रही थी वो थी यू चैन और जिन। दोनों ने अपने हाथ बांधकर जिन को बिखरते हुए देखा। जिन करना तो चाहती थी, उसे दर्द होता था अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर, पर सर पर एक ऐसा नशा सवार था, एक ऐसी नफरत थी जो बचपन से चली आ रही थी, वो अब अपना मकाम ले चुकी थी, और ऊपर से यू चैन ने कंप्लीटली उसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया था। अकेलापन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कहते हैं कि अगर अकेलेपन से आप डील कर लो तो इंसान को बहुत सी बीमारियां नहीं होगी, पर इस वक्त तो जिन के पास कोई ऐसा था ही नहीं जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। जब से शाओवी गया था, शाओवी ने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया था, और जिन के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे डिस्टर्ब कर सके। जियांग फेंगमियांग को वो अपना दोस्त तो मानती थी, पर उसे पता था कि जियांग फेंगमियांग के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, और वो अब किसी और शख्स की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। इसीलिए उसने जियांग फेंगमियांग से खुद को दूर कर लिया था। सी हुआ बहुत पहले ही जा चुकी थी, तो उसके बारे में कहना ना कहना तो एक बेकार है। और लैनमैन हुआ को जैसे चैप्टर ही
जिन की लाइफ से बंद हो चुका था। तो रहस्य कि उसके पास कोई बचा ही नहीं था। नए दोस्त उसने कभी बनाए नहीं और पुरानों से कभी पीछा छूटा नहीं। तो क्या कर सकती थी वो? नफरत सच में इंसान को अंधा कर देती है और जिन इस वक्त इसी नफरत के माया जाल में थी। वो पूरी तरीके से अंधी हो चुकी थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो एक ऐसे शख्स को दुख तकलीफ पहुंचा रही है जो उसी का खून है, उसका अपना खून, जिसके साथ उसने 9 महीने तक अपनी माँ के वॉर्म में रहकर सब कुछ शेयर किया है। वो उसको तकलीफ पहुंचा रही है। पर जब वक्त ही दुश्मन हो जाए तो अपने भी बैर करने से पीछे नहीं हटते। दुश्मनी वहीं पनपती है जहां अपने होते हैं। अगर जिन एक बार हंसते हंसते जिन से कुछ मांगती तो जिन अपना सब कुछ जिन को खाली हाथ करके दे देती। वो सब कुछ दे देती, अपनी खुशी, अपनी जान तक दे देती अपनी बहन को। पर जिन ने कभी मांगा ही नहीं और जिन इतनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उलझी हुई थी कि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अपनी बहन की भी कोई ज़रूरत है, चाहती क्या है। जिन हमेशा से शांत रहती थी और जिन हमेशा अपने आप में रहती थी। उन दोनों की दूरियों की सिर्फ यही वजह थी जिसका फायदा यूचैन ने उठाया था। एक नई सुबह थी और जुन की टेबल के ऊपर एक इनविटेशन कार्ड पड़ा हुआ था। जुन ने उस इनविटेशन कार्ड को खोलते हुए देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि रीयूनियन पार्टी। एक रीयूनियन पार्टी थी जिसमें सभी को बुलाया जाना था। जुन ने डिसाइड किया था कि वो उस पार्टी में जाएगी क्योंकि वो एक स्पेशल गेस्ट थी। आज चाइना में एक बहुत बड़ी मकाम हासिल कर चुकी थी तो यूनिवर्सिटी उसे बुलाना चाहती थी। जुन ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो ज़रूर जाएगी। आज वो अपने कुछ पुराने हिसाब को चुकता करना चाहती थी। 100 बात की एक बात, वो सीहुआ से मिलना चाहती थी। वो देखना चाहती थी उसे। अभी भी उसके मन में सीहुआ को देखने की एक आस थी। वो उससे बात कर कर बहुत कुछ कहना चाहती थी। अगर वक्त उसे मौका देगा तो उसने अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट किया था। पर उसे क्या पता था कि वक्त हमेशा से उसके साथ क्रूअल है और जहाँ वो जा रही है वहाँ उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जुन पार्टी में पहुँच गई थी। पार्टी अपने शोर शबाब पर थी। जुन भी वहाँ बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सब कुछ बीत गया था पर अभी तक सीहुआ नहीं आई थी। जुन की निगाहें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। अब सीहुआ आएगी, अब सीहुआ आएगी, पर सीहुआ तो आई ही नहीं। बहुत वक्त गुजर गया। हे लवलीज, आज नहीं पूछूंगी कि मुझे आपको ये चैप्टर कैसा लगा, जस्ट बिकॉज मुझे खुद पता है ये चैप्टर बहुत सैड था। सच में जब ये चैप्टर मैंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद ख़त्म किया तो मुझे इतना लोनली, इतना हार्ट रेंचिंग फील हो रहा था जिसे मैं शायद शब्दों में नहीं बयां कर सकती। बहुत क्रूअल फेस था। नहीं पता कि कौन सही है या कौन गलत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके नज़रिए में कौन सही है? क्या जुन सही है? क्या सीहुआ सही है? सीहुआ चुप थी तो उसने सही किया, या जुन ने सीहुआ को खुद से दूर कर दिया तो सही किया? आप लोगों का क्या नज़रिया है इस चैप्टर के ऊपर? ये पास्ट के जो धागे उलझे हैं इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या कहना चाहेंगे? एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये नॉवल कब ख़त्म होने वाला है, तो प्लीज़ ये नॉवल बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ठीक है, एक बार ये मिस्ट्री सुलझ जाती है। ओके, बी पेशेंट। और ये चैप्टर स्पेशली पास्ट से रिलेटेड है। अगर आप लोग ना सुनना चाहें तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट हेट कमेंट्स मत कीजिएगा। आई नो आप यहाँ वांगशियान या ईजान सुनने के लिए आए हैं, बट ये एक मैच्योर नॉवल है तो इसके अंदर सभी कैरेक्टर्स को इक्वली मुझे प्रायोरिटी देनी होगी, सभी को क्लियर करना होगा। मैं किसी भी लूप होल को या कैरेक्टर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती और उनकी डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना ही होगा। जस्ट बिकॉज मुझे पास्ट भी डिस्कस करना होगा, उस पास्ट को प्रेजेंट से लाकर जोड़ना भी होगा, तो उसमें समय लगता है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट, जितना हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी। और मैं आपको पहले ही, जैसे मैंने इस नॉवल के स्टार्टिंग में बता दिया, ये पास्ट से रिलेटेड है, तो जो सिर्फ वांगशियान सुनने वाले हैं, यानी कि मतलब जो ईजान सुनने वाले हैं, वो ये चैप्टर ना सुने, और क्या कह सकती हूँ मैं। लेकिन हाँ, नेक्स्ट चैप्टर डेफिनेटली हमारे ईजान से रिलेटेड ही होगा, तो उसे सुनिएगा। तब तक स्टिल सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय।